जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के हवाले से खबर है, बारामूला में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक जैश से है। हथियार और गोला बारूद भी इस मिलिटेंट से जब्त किया गया है। पुलिस ने एक केस भी इस मिलिटेंट के खिलाफ दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बारामूला में एक मिलिटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक जैश से है। हथियार और गोला बारूद भी इस मिलिटेंट के पास से जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बारामूला में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक जैश से बताया जाता है। इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। इस वक्त मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मनोज, क्या कुछ खबर है जो मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया है? कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई और किस हालत में यह गिरफ्तार किया गया है? देखिए, वो हुरैरा ये जो गिरफ्तारी हुई है बारामूला जो हुई है, और आज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये खुलासा किया गया कि ये जो दहशतगर्द है, ये जैश ए मोहम्मद जो मिलिटेंट तंजीम है, उसके साथ इसकी वाबस्तगी है और इसके कब्जे से एक पिस्तौल और कुछ गोली बारूद भी बरामद किया गया है। और पुलिस का कहना है कि ये काफी अरसे से बारामूला में सरगर्म था और पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस के नरगे में आ ही गया। और पुलिस का ये मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जिस तरह से जिस के बारे में जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये कोशिश ये कर रहा था कि जो बारामूला में जो और लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको पहला फुसला कर जैश में उनको ज्वाइन कराया जाए। मोहसिन मंजूर सालेह इसका नाम बताया जा रहा है और ये लोकल मिलिटेंट है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। हमने पहले भी देखा कि बारामूला में जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर में, खासतौर पर बारामूला के इलाके में हमने पिछले दिनों कुछ जो मिलिटेंट्स की जो सरगर्मियां हैं उसमें वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी मिलिटेंट वहां सरगर्म हो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और मोहसिन सालेह को जब गिरफ्तार किया गया है तो ये पुलिस इसको एक बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रही है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो बारामूला में एक मंजूर सालेह नाम का मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी वारदात बड़ी वारदात होने से एक तरह से पुलिस ने बचा लिया, क्योंकि गिरफ्तार दहशतगर्द के पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। और इस दहशतगर्द का ताल्लुक जैश से बताया जाता है। कहा जा रहा है कि यह अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता था। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया। उधर जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद एनसी का जम्मू से एक वफ्द आज पहली बार श्रीनगर पहुंचा। वफ्द ने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला से हरिनवास गेस्ट हाउस में मुलाकात की। अब यह वफ्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पहुंचा है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहा है। इस वफ्द की क़यादत जम्मू कश्मीर में एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस वफ्द को श्रीनगर आने और दोनों लीडरों से मुलाकात की इजाजत दी थी। राणा साहब, आप तो डेलीगेशन से उमर साहब से मिलके आए हैं जी। पहले मिलने डॉक्टर उमर साहब से मुलाकात साहब से मिला जी। तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? डॉक्टर साहब से मुलाकात आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 रुकनी टीम को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने की इजाज़त दी गई। और आप जैसे देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी अहलिया और जस्टिस हसनैन मसूदी और वहीं अकबर लोन जो MPs हैं नॉर्थ और साउथ कश्मीर से, उनसे बात कर रहे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं कि जो देवेंद्र राणा की अगुवाई में जो डेलीगेशन यहाँ पे पहले उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ और उसके बाद यहाँ पे पहुँचा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिल रहे हैं। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स हैं जो देवेंद्र राणा के सदारत में इनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और वहीं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या दोनों लीडरों से बात करके उनको किस तरह के जो बातें हुई, क्या किन मुद्दों पे बात हुई और
जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आज आए और अब्दुल्ला की रिहाइश है इसको सब जेल बना दिया गया है और आज वो मीडिया के सामने आए और हाथ हिलाते हुए उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। हालांकि बाहर आने की उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन दूर से ही उन्होंने हाथ हिला के विश किया यहाँ पे जो मौजूद जर्नलिस्ट है या फिर बाकी लोग यहाँ पे उनको देखने के लिए आए थे। भी यहाँ पे मीटिंग शुरू हुई है और ये मुलाकात का दौर कहीं जो अहम मामला है उन पे तबादला ख्याल होगा और उसके बाद क्या जो स्टेटमेंट है वो जारी किया जाएगा। फरजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और सनम तसद्दुक इस वक्त रास्तौर पर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे इस वफ्द के मुतालिक। सनम तसद्दुक, हम जानना चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और इसके बाद उमर अब्दुल्ला से पहले मुलाकात हुई थी, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं इस मुलाकात में? क्या कुछ बातें हुई हैं इस वफ्द और लीडरों के दरमियान? जी वो देखिए, अगर बात करें जो अभी जो डेलीगेशन आया है जम्मू से यहाँ पहुँचा है, हमने कोशिश की थी देवेंद्र राणा से पूछने के लिए कि क्या कुछ बातें हुई, किन मुद्दों पे बात हुई। उन्होंने अभी ये कहा कि पहले वो फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगे और उसके बाद ही वो बात करेंगे कि क्या बातें हैं, किन बातों पे जो यहाँ पे तबादला ख्याल हुआ। और वहीं अगर हम बात करें जो अहम मुद्दे हैं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर-गौर आया और वहीं जो BDC इलेक्शंस है उस पे भी बात हुई है। ऐसे जो हमारे वहाँ बाकी मेंबर्स से बात हुई जो डेलीगेशन में है, उन्होंने ये ज़रूर कहा। और वहीं मौजूदा हालात जो जम्मू कश्मीर में अभी चल रहे हैं उन पे भी बात हुई है। और अब फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या कुछ बातें होंगे, हालांकि पहले ये उमर अब्दुल्ला के से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई। अब जो पार्टी सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनसे अभी मीटिंग जारी है। मीटिंग के बाद ही जो देवेंद्र राणा फिर मीडिया के सामने आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि पहले वो फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगे और उसके बाद वो मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट देंगे कि क्या कुछ बातें हैं, किन मुद्दों पे बात हुई और क्या कुछ तय पाया, वो साफ हो जाएगा। जी अबू बिल्कुल, यानी अब से कुछ देर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें एक तरह से साफ होगा कि क्या कुछ उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस वफ्द की मुलाकात हुई। सनम तसद्दुक, क्या एक इशारा नहीं मिल रहा है कि कश्मीर में हालात अब एक तरह से सुधर रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया है वो इन लीडरों की उसने एक तरह से जहन बना लिया कि अब इन लीडरों की धीरे धीरे रिहाई शुरू होगी? जी अबू देखिए, अगर हम बात करें जो पहले जो सियासी लीडरान जो है जो नज़रबंद है, चाहे वो श्रीनगर के SKICC में है या फिर हरी नवाज में है या फिर फारूक अब्दुल्ला की बात करें जो अपने घर में नज़रबंद है। और वहीं अगर हम बात करें जो कई लीडरान हैं जिनको मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे मुंतकिल किया गया है। और पहले ये बात हुई थी कि अगले 18 महीने तक कोई ऐसी बात नहीं होगी, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ रोज़ कबल जम्मू में एक बयान दिया था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब ये बात हो रही है कि जो यहाँ पे जो सियासी लीडरान हैं उनको मरहलावार तरीके में रिहा किया जाएगा। हालांकि कुछ नाम भी अभी साफ आ रहे हैं, जो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मोहम्मद सागर का नाम आ रहा है या बाकी जो लोग हैं उन करीब 200 ऐसे लीडर्स हैं जिनको पहले नज़रबंदी से रिहा किया जाएगा और उनको अपने घरों में मुंतकिल किया जाएगा। और उसके बाद जो बाकी लीडरान हैं उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि इससे एक जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको वाइडन करने की बात मान सकते हैं कि एक जो अभी चाहे वो इंतखाबात आने वाले हैं, जो BDC के इंतखाबात आने हैं, उनको वो उसमें अपनी राय रख सके, उसमें शिरकत कर सके, उसके लिए राह हमवार के तौर पे भी देखा जा सकता है। और वहीं कोशिश अब यह है कि जो लीडर्स है तो सेकंड रंग या जो सेकंड लाइन के लीडर्स है पहले उनको रिहा किया जाए। उसके बाद जो बड़े लीडर्स है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या बाकी लोग हैं, उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि अभी देवेंद्र राणा को जम्मू से और एक चीज आपसे और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त उमर अब्दुल्ला से मुलाकात इस वफ्द की हुई और खासतौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जिस वक्त ये वफ्द मिला, हमने तस्वीरों में देखा, जो तस्वीरें आपने भेजी थी हम तक, कि उन तस्वीरों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने पुराने अंदाज में एक तरह से जो उनका हसमुख चेहरा है उसी अंदाज में मिलते नजर आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला का इस वफ्द से मुलाकात के वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी?
देखिए बिल्कुल जैसे आपने विजुअल्स में देखा कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला पहले ही अपनी अहलिया और फिर हसनैन मसूदी और अकबर लोन के हमरा पहले मीडिया के सामने दूर से, हालांकि उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम दूर से ही उन्होंने कांटेक्ट बनाने की कोशिश की और अपनी उनका पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी वो पॉजिटिव थी और वो उनको उम्मीद है कि A 15-member delegation, all of ex-legislators of the Jammu and Kashmir National Conference belonging to the Jammu division came today morning to Srinagar, and we met Mr. Umar Abdullah first and then Dr. Farooq Abdullah now. We are happy that they are both well and in high spirits. Of course, they are pained and anguished about the developments, particularly the lockdown of the people, and we as a party appeal that for the political process to start and the democracy to revive in Jammu and Kashmir, the political detainees anywhere and everywhere, whether from the mainstream political parties or otherwise, who have no criminal record, may be released to initiate the process, and the hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir are one. So far as the National Conference is concerned, it has a legacy, it has a history, a checkered track record, and the National Conference will continue to strive for the welfare of the people of Jammu and Kashmir, and shall continue to work for communal harmony, brotherhood, togetherness, and keep the secular fabric of Jammu and Kashmir shining as ever. What about the development? Anything about the development? What about the step for the elections? So what about the step for the elections, like BDC elections? Any sort of steps further? See, there's a complete lockdown. The political mainstream parties, all members are out. If the political process has to start, then these people have to be released. Now look at the case of National Conference. If 380 people have to, even if we want to contest the BDC elections, the 380 panchayats that exist, if we have to get the people to sign the mandate has to be signed by the president of the party, Dr. Farooq Abdullah, who has been unfortunately detained under PSA. I mean, I think that putting PSA on Dr. Farooq Abdullah is by itself. If the leaders and members will be released, will you participate in the elections? Let them be released, and then the working committee of the party will meet. We will all meet together and discuss and formulate a strategy for the future. What will be the next step? What will The working committee are released, and the working committee of the party, after due deliberations and discussions, will take it forward. Sir, what is the discussion about the leaders inside? After their leaders are released, the National Conference Working Committee meeting will be convened, and then only after due deliberation and discussions with all, the future line of action will be decided. तो देवेंद्र राणा जो कि सूबाई सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने मीडिया से वो बात कर रहे थे। अभी जो वफ्द है उसकी क़यादत भी देवेंद्र राणा कर रहे थे, जिस वफ्द ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। देवेंद्र राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी ठीक एक तरह से नहीं हैं, और जैसे ही उनके लीडर नजरबंदी से बाहर निकल कर आएंगे उसके बाद क्या कुछ सियासी प्रोसेस है उस पर एक तरह से बातचीत की जाएगी, लेकिन सबसे पहले इन लीडरों की नजरबंदी खत्म की जाए, इन्हें एक तरह से छोड़ा जाए, उसके बाद मौजूदा हालात पर बात होगी। सनम तसद्दुक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज इस डेलीगेशन को शुरू से ही कवर किया है। सनम तसद्दुक, आप देवेंद्र राणा को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो लीडर हैं एनसी के, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला, पहले इन्हें छोड़ा जाए और उसके बाद जो सूरत हाल होगी उस पर एक तरह से चर्चा की जाएगी।
जी बिल्कुल, जैसे अभी देवेंद्र राणा ये कह रहे थे, जैसे इससे पहले भी हम बात यही कर रहे थे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डेलीगेशन है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि पहले वो जो आज मिले उनसे जो मतलब कई अहम मामला थे उस पर बात हुई और यही तय पाया है कि मतलब पहले जो सियासी लीडरान है उनकी रिहाई शुरू की जाए और उसके बाद इन्होंने बात कही कि जो BDC इलेक्शंस के लिए अगर वो लड़ना है नहीं लड़ना है वो फैसला वर्किंग कमेटी करेगी और वर्किंग कमेटी के कहीं अहम लीडरान जो है वो अब भी नज़रबंद है या फिर जिन पे PSA लगे हुए हैं वो देवेंद्र राणा ने उनकी रिहाई की मांग की। पहले उनके चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर बाकी जो लोग इनके हैं जो 380 लीडरान उन्होंने कहे कि उनको जो सियासी लीडरान है उनकी रिहाई कराई जाए। उसके बाद अगर सरकार चाहती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो तो उसके बाद ही वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सकती है। जी अबू बिल्कुल सरम तसद्दुक, आपने देखा कि जिस तरह से देवेंद्र राणा ने भी खासतौर से कश्मीर के हालात को लेकर एक तरह से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी भी कश्मीर के हालात एक तरह से पटरी पर नहीं लौटे और इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द हालात पटरी पर आए ताकि आवाम को राहत एक तरह से मिले। जी बिल्कुल, देखिए चाहे देवेंद्र राणा हो या फिर इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद हो या फिर यूसुफ तारिक आमी हो या बाकी जो लीडरान हैं जो बाहर है उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे हालात है उनको पटरी पे लाने के लिए राह हमवार होनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जो आम लोगों की पहली ज़िंदगी है जो मुश्किलात है उसको जो है आसान बना दिया जाए, चाहे वो मवासलाती निज़ाम हो या फिर जो लोगों की सहूलियत है वो जो उसके लिए काम किया जाए। उसके बाद ही जो बाकी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती है और उसी बात को आज फिर देवेंद्र राणा भी इस मीटिंग के बाद जो अभी वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे उन्होंने उस बात को फिर से दोहराया कि यहाँ पे सरकार की ओर से जो ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए काम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीली जानकारी देने के लिए। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है और इस वफ्द ने जिसकी क़यादत देवेंद्र सिंह राणा कर रहे थे, राणा ने बताया कि दोनों लीडरों की हालत जो है बेहतर है, एतमाद है दोनों लीडरों में, लेकिन अब इसकी पहल होनी चाहिए कि इन लीडरों को एक तरह से रिहाई मिले और उसके बाद ही कोई पॉलिटिकल जो प्रोसेस है एक तरह से वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने आज कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। शेख हसीना ने प्रियंका गांधी से भी पुरजोश लहजे में मुलाकात की और दोनों एक दूसरे से गले मिले। आपको बता दें कि शेख हसीना जुमेरात से 4 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में हैं। कल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। हमारे मुल्क में दशहरे का त्योहार बदी पर नेकी की फतेह के तौर पर मनाया जाता है। कानपुर में दशहरा कौमी यकजहती की मिसाल पेश करता है। कानपुर रामलीला सोसाइटी की जानिब से परेड ग्राउंड पर रामलीला और आतिशबाजी के प्रोग्राम होते हैं और रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इन पुतलों को तैयार करने और आतिशबाजी के लिए मुस्लिम कारीगर दूसरे शहरों से आते हैं। इन लोगों का कहना है कि मुल्क में अमन और सुकून और भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। दिल में कोई भेदभाव नहीं रहता है। ये हमारी रोजी रोटी है, पुश्तैनी काम है। एक दूसरे से भाईचारा बन रहता है, हमारा सम्मान भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। और 80 फुट ऊंचा है और खूबसूरत है। रिमोट से उड़ाया जाएगा और आँखों में जो निकलेगी, रोशनी निकलेगी, मुंह से फूल जलेंगे। इसमें क्या कहना, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। सरकार तो कुछ भी कह सकती है, दोनों एक दूसरे से बिना काम चल ही नहीं सकता है। हिंदू दिवाली में मियाँ भाई करते हैं, उनके उसमें हमारे भी उनका सपोर्ट मिलता है। दोनों मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। ऐसे तो कोई भी अफवाह उड़ा देता, भाई हिंदू से इससे नहीं कराए, वो मियाँ भाई से नहीं कराए, ये तो अफवाह उड़ती है। एक दूसरे बगैर काम ही नहीं चल सकते हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और जल्दी ही इस मामले में फैसला आने की तवक्को भी की जा रही है।
लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इस तनाज़ा को दुर्गा पूजा पंडाल में भी झांकी के तौर पर पेश किया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल को सुप्रीम कोर्ट की शक्ल दी गई है और कमरा अदालत में मुस्लिम फरीक को राक्षस के तौर पर दिखाया गया है। इलाहाबाद शहर को गंगा जमनी तहजीब के अलामत के तौर पर जाना जाता है। खासतौर से यहाँ के त्योहारों को सभी फिरके के अफराद मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा के दौरान माहौल कुछ बदला सा नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का तनाजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के जरिए इस मुतनाज़ा मामले की झांकी पेश की गई है। पंडाल में सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत दिखाया गया है। इसमें बाबरी मस्जिद के फरीक को बदी की अलामत यानी राक्षस के तौर पर पेश किया गया है। इस बार जो हमारी दुर्गा पूजा की थीम है वो हम लोग चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी राम मंदिर का मुद्दा विचाराधीन चल रहा है, उससे बड़ी अदालत हमने माँ की बनाई है ताकि हमारे राम मंदिर का मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले उसका। और देवी इसमें हम विशेष पूजा भी करवा रहे हैं, विशेष अर्जी लगा रहे हैं माँ से कि हमारे राम मंदिर का मुद्दा जितनी जल्द से जल्द हो सके उसका निर्माण करवाया जाए और हिंदुओं को आस्था का सम्मान किया जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस मखसूस पंडाल का इफ्तिताह इलाहाबाद के एसपी सिटी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया है। बाबरी मस्जिद का मामला चूंकि अभी अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा इस मुतनाज़ा मामले को झांकी के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। दुर्गा पूजा पंडाल के मुंतज़मीन का कहना है कि वो इस झांकी के जरिए पीएम मोदी को एक पैगाम देना चाहते हैं। हमारा प्रयास एक शांति के रूप में, शांति स्वरूप एक रूप शांति स्तूप का जो एक शांति का प्रतीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भी है कि आप शांति को कायम रखिए और शांति के स्वरूप के रूप में उनको एक प्रयागराज से हमारी तरफ से एक संदेश। दुर्गा पूजा पंडाल में इस तरह की झांकी पेश करने वालों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में आएगा। ऐसे में दुर्गा पूजा के मौके पर इस तरह के पंडाल सजाकर वो अपने मजहबी जज्बात का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां आरे में हजारों दरख्तों की कटाई के मामले में समाजी तंजीमें लगातार एहतजाज कर रही हैं। वहीं तलबा का एक वफ्द दिल्ली में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करेगा और पेड़ों की कटाई रोकने का मुतालबा करेगा। दरख्तों की कटाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद तलबा का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने वाला है। दरख्तों की कटाई की मुखालफत करने पर दर्जनों कारकुन को हिरासत में लिया गया है और आरे कॉलोनी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लबनान के वज़ीर दिफा इलियास बुसाब ने शाम के साथ वादी बका की सरहद पर कंट्रोल रखने और स्मगलिंग रोकने के लिए फौजी ताउन बढ़ाने की वकालत की है। बुसाब ने कहा कि हुकूमत शाम के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने के सिलसिले में कोई फैसला नहीं लेती तो मैं शामी हुक्काम के साथ ताउन बढ़ाने के लिए कोई बराह रास्त बातचीत शुरू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शाम और लबनान की फौज वादी बका में स्मगलिंग रोकने के लिए तैनात हैं, लेकिन इस इलाके में मजीद बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि शाम के साथ शुमाली सरहदों पर कंट्रोल ज्यादा बेहतर है। वाज़ेह है कि लबनान में कई गैरकानूनी सरहदें हैं जहां हुकूमत स्मगलिंग रोकने और वहां के ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही है। विशाखापट्टनम टेस्ट में जहां रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के जलवे दिखाए तो वहीं हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने भी कमाल किया है। रोहित ने टेस्ट ओपनर के बतौर अपने पहले ही टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरियां बनाई। वहीं हिंदुस्तानी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपनी फिरकी का भरपूर मुजाहरा किया। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में एक और नया रिकॉर्ड बनाया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन ने यह हदफ सिर्फ 66 मैचों में मुकम्मल किया और श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मुरलीधरन ने भी 66 मैचों में ही 350 विकेटें हासिल की थी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।